आपको हम बता दें कि इस चैनल से जो जीके जीएस का सीरीज चलाया जाता है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो आपको बता दें कि जो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ये 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है। और तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस कौन? एमडी यानी मोहम्मद एमडीजी, मोहम्मद गौरी। किनके किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है? विजय होता है और मोहम्मद गौरी का हार होता है। तो सबसे पहला आप ये याद रख लीजिए कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें विजय पृथ्वीराज चौहान का होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे हम इरेज करेंगे। अब देखिए तराइन का दूसरा युद्ध होता है कब? 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में और तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है ये होता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस दो लोगों के बीच, एक मोहम्मद एमडीजी और दूसरा जयचंद। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और किसके किसके बीच? दो लोगों के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद। आपको बता दे कि मोहम्मद गौरी और जो जयचंद था ये दोनों मिलकर लड़ रहा था किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है वो पृथ्वीराज चौहान और किस दो लोगों के साथ? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के साथ होता है, जिसमें इसमें जीत किसकी होती है? तो इसमें जीत जयचंद और मोहम्मद गौरी का जीत होता है और पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। जब पृथ्वीराज चौहान का हार होता है तो जयचंद की बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है, तो जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान भगा कर क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। तो आपसे पूछ देगा कि पृथ्वीराज चौहान किस राजा के बेटी के साथ शादी किया? तो संयोगिता के साथ। किस राजा की बेटी थी? तो जयचंद की बेटी थी। ठीक है, चलिए इस तमाम यहाँ पे जानकारी को इतना आप याद रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलता है कि चंदावर का युद्ध होता है, एकदम होता है। चंदावर का युद्ध कब होता है? तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 में। किसके किसके बीच? तो जयचंद वर्सेस एमडीजी यानी मोहम्मद गौरी के बीच होता है, एमडीजी। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध 1194 में होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद की हत्या कर दिया जाता है और मोहम्मद गौरी के यहाँ वी से विजय होता है और ह से यहाँ पे हार होता है। किसका? जयचंद का। तो चंदावर का युद्ध 1194 में होता है जिसमें मोहम्मद गौरी का जीत होता है और जयचंद का हार होता है। फिर इसमें हत्या कर देता है, सीधे समझिए कि मोहम्मद गौरी जो है जयचंद की इसी में हत्या कर देता है। फिर तराइन का तीसरा युद्ध होता है, और तराइन का तीसरा युद्ध जो है 1215 ईस्वी में होता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में होता है। इल्तुतमिश और किसके बीच? तो इल्तुतमिश और यारदौज, यहाँ पे लिख देते हैं, यारदौज के बीच में होता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यारदौज के बीच होता है, जिसमें यारदौज की हार होती है और इल्तुतमिश का से विजय होता है। तो यहाँ से आप तमाम तराइन और चंदावर से संबंधित जानकारी को याद रख सकते हैं और एक कहानी की तरह हम बताएं, ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एग्जामिनर सवाल को उठाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं।
देखिए सर, हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है वो बोलता है कंदरिया का महादेव मंदिर किस शैली में निर्मित है। ठीक है, तो आपको बता दे कि जो कंदरिया का महादेव मंदिर है ये है कहाँ पे, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, एक सेकेंड, ये एमपी में पड़ता है। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में, एक सेकंड, हमारा पेन काम नहीं कर रहा है। तो जो कंदरिया का जो महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है, ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में, नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, खजुराहो मंदिर की बात करें तो खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दशावतार मंदिर की बात करें तो देवगढ़ में स्थित है। देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर ये है यूपी में। ये कहाँ है, यूपी में। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, तो सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात में। कोणार्क मंदिर की बात करें तो ये पड़ता है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भी पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, और खजुराहो का मंदिर हो, दशावतार मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, कोणार्क मंदिर हो, लिंगराज मंदिर हो, ये तमाम मंदिरें नागर शैली में ही बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में ही बना हुआ है। और यहाँ पे एक सवाल भी हम लिख दिए हैं कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिरें पाई जाती हैं वे सभी नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में ही बना हुआ है। तो आप इस शब्द से याद रख सकते हैं कि उत्तर भारत में जो भी मंदिरें पाई जाएंगी वे सभी किस शैली में होंगी, नागर शैली में ही बना होगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवालों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल बोलता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो सभी मंदिरें पाई जाती है वो किस शैली में बना हुआ है। तो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश में जो मंदिरें पाई जाती हैं वे द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में, तो द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो भी मंदिरें पाई जाएंगी वे सभी द्रविड़ शैली में हो, चाहे वो बृहदेश्वरी मंदिर की बात करे, चाहे मीनाक्षी मंदिर की बात करें, चाहे कांचीपुरम हो, चाहे महाबलीपुरम मंदिर हो, या चाहे नटराज मंदिर, वो सभी मंदिरें द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। कर्नाटक की जितने भी मंदिरें हैं वे सभी बेसर शैली में, अधिकांश मंदिरें वेसर शैली में बना हुआ है। कर्नाटक के अधिकांश मंदिरें किस शैली में बना हुआ है, बेसर शैली में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सभी मंदिरें द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वे सभी नागर शैली में। मंदिर बनने की 3 शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और तीनों शैली की हम चर्चा कर दिए। और तीनों शैली में कौन कौन सी मंदिरें आएंगी वो भी बता दिए। बाकी कर्नाटक की बेलूर मंदिर हो, चाहे वृंदावन का मंदिर हो कर्नाटक का, चाहे होयशाला हो, चाहे ये हेलीबीड हो, ये जितने भी मंदिरें हैं सभी बेसर शैली में ही बना हुआ है। तो इस तमाम जानकारी को आपको याद रखना पड़ेगा सर। यहाँ से लगातार एग्जामिनर सवाल बनाता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सभी सवाल जीके जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं तो यहाँ से सवाल बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपसे एक सवाल पूछ कर जाएंगे, यहीं पे नहीं समाप्त करेंगे। एक और सवाल हमारा बचा हुआ है, ये रहा। बोलता है कि लोकसभा का, एक सेकेंड, ये लीजिए, लोकसभा का गठन कब किया गया था। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि लोकसभा का गठन कब किया गया था। बाकी आपको हम बता दें कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा को ही जनता का सदन कहा जाता है। और लोकसभा का मेंबर बनने का जो उम्र है वो 25 वर्ष है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वसुदेव मावलंकर थे। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम आयंगर थे। ये एसएससी MTS यहाँ से प्रीवियस ईयर में सवाल उठाया था कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एम आयंगर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। लोकसभा का अध्यक्ष बनने का, ये मेंबर बनने का उम्र 25 वर्ष। जनता का सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा का गठन कब किया गया था, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो भी लोकसभा से संबंधित सवाल एग्जामिनर पूछा था एग्जाम में, उन सभी जानकारियों को आपको हम यहाँ पे
बहुत ही कम टाइम में प्रस्तुत कर दिए आपकी स्क्रीन पर। इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।